So hello everyone, this is Vishal Raj. Today I am going to discussing about Coulomb's law. तो इससे पहले मैंने यहाँ बताया था कि जब लाइक चार्ज एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उसके बीच रिपल्सन होते हैं। अनलाइक चार्ज एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होते हैं। तो इसी रिपल्सन और अट्रैक्शन के बीच में एक्चुअल क्या होते हैं उसके बारे में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कूलम्स, अपना एक लॉ दिए। ठीक है, जब लाइक चार्ज एक दूसरे के नजदीक आए तो कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें होते हैं, कैसे फोर्स ऑफ रिपल्सन होते हैं, अपना एक लॉ दिए थे, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ अपने लॉ में क्या बोले, ध्यान दीजिए। द मैग्नीट्यूड of electrostatics force between two point object is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them and force acts along line joining of two charges। ठीक है, कूलम्स ने अपने लॉ में यही बोले कि मान लेते हैं कि अपने पास दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने R मान लिया। क्या मान लिया? R। ठीक है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने R मान लिया। ठीक है, सबसे पहले यह कूलम्स लॉ जो होता है वैलिड होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। किस चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। और दूसरा बात इन्होंने यहाँ बोले कि इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा उसी लाइन पे एक्ट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं इस चार्ज को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इस पे जो फोर्स एक्ट होगा वो किसके वजह से होगा? 1 के वजह से हो, क्योंकि लाइक चार्ज है ना। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, इस पे जो फोर्स इसी लाइन पे ज्वाइन करे किसके वजह से होगा? 2 के वजह से होगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, लेकिन देखिए फोर्स दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए हम F12 जो होता है इक्वल होता है F21 के बराबर। नेगेटिव साइन इसलिए देते हैं क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट होता है। इसी की अगर करें मतलब मॉड में कर दे, यानी F बराबर F12 मॉड में अगर रख दे तो नेगेटिव साइन हटा देंगे, F21 हो जाएगी। ठीक है, F21। चलिए पहला इनका बात देखिए, क्या बोले हैं कि इस पे जो फोर्स एक्ट होगा दोनों चार्ज के बीच में, इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी पहला है force is directly proportional to the Q1 Q2। ठीक है, और इसके बीच का जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जब दोनों चार्ज को ऐड करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू K हो जाएंगे, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फिर K जो है, K को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट होता है। और K जो होता है डिपेंड्स करता है मीडियम पे। ठीक है, इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, K जो होता है कांस्टेंट होता है। K क्या होता है? कांस्टेंट होता है जो डिपेंड्स करता है मीडियम पे। डिपेंड्स
ऑन मीडियम, ठीक है, या मीडियम पे डिपेंड करता है। और के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, ठीक है। अगर एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो फ्री स्पेस के लिए, और इसका वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹। अब यहाँ से निकाल लीजिए के का वैल्यू 4 है तो इधर भाग आएंगे तो इसको क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हाँ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ई नॉट जो है ना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को भी बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है, या वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट हम कब बोलेंगे, फ्री स्पेस के लिए बोलेंगे, वैक्यूम के लिए बोलेंगे। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, टोटल वैल्यू अब बनाएंगे जो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जहाँ पे देखिए फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन के बराबर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एप्सिलॉन बढ़ेगा, परमिटिविटी बढ़ाएंगे तो फोर्स आपका घटेगा। परमिटिविटी अगर मिनिमम होगा तो फोर्स आपका मैक्सिमम होगा। तो इसलिए हम परमिटिविटी को भी बोलेंगे कि डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ऑन द मीडियम। परमिटिविटी भी आपका डिपेंड करेगा मीडियम पे। फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में जो होता है फ्री एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं होते हैं, इसलिए उसमें परमिटिविटी मिनिमम होता है, तो उसमें फोर्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे इसको अब हम वाटर के अंदर डाल दें तो फ्री स्पेस के कंपेयर में वाटर में तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो परमिटिविटी ज्यादा होगा, परमिटिविटी ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। इसका मतलब जाहिर सी बात यह है कि परमिटिविटी का काम क्या है कि दो चार्ज के बीच के फोर्स को ब्रेक करना, दो चार्ज के बीच के फोर्स को ब्रेक करना, ठीक है। तो हम फोर्स का वैल्यू इतना ही बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमारे पास मीडियम की जगह पे फ्री स्पेस या वैक्यूम नहीं होकर अगर हमारे पास कोई मीडियम होता है, अगर हमारे पास कोई ना मेरे पास वैक्यूम है ना मेरे पास फ्री स्पेस है, वहां पे कोई मीडियम, अब मीडियम की जगह पे अगर वाटर ही मिल जाता है तो हम फोर्स का वैल्यू बोलते हैं F जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी अब एप्सिलॉन m, अब सारे मीडियम का वैल्यू हमको याद करना है नहीं, याद नहीं करना है, बस आपको रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ से हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कराएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ध्यान दीजिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होते हैं। अब हमको यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको याद है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजिएगा, फोर्स इधर आएगा, यानी कूलम्ब का स्क्वायर माइनस के 12 कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट इधर भेज दिए तो कूलम्ब का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह अलग अलग मीडियम का वैल्यू तो अगर ऑयल के कंटेनर में डाले, वाटर के कंटेनर में डाले या गूगल में डाले तो उतना मीडियम याद तो नहीं होगा, इसलिए मीडियम का फॉर्मूला एक नया बनाया गया एप्सिलॉन m। परमिटिविटी ऑफ मीडियम बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन r। अब यहाँ पे एप्सिलॉन r जो है ना, एप्सिलॉन r को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मेरे पास कोई भी मीडियम देता है, कोई भी मीडियम के वैल्यू पूछता है तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा परमिटिविटी मीडियम परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम निकल सकता है। यानी आपको एग्जाम में रिलेटिव परमिटिविटी देगा।
इसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो आपको देगा तो मीडियम का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी है क्या। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं ER जो होगा कितना के बराबर होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, यानी अगर मान लेते हैं यहीं पे हम कोई एग्जांपल डालते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 10, ठीक है, आपका वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है 10 है। तो अगर मान लेते हो हम तो मीडियम या क्या है मीडियम तो हो गया आपका वाटर, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना के बराबर होता है एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी आपका 10 है, एप्सिलॉन m आपका वाटर का हो गया यानी एप्सिलॉन w लिख सकते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 into 10 to the power -12। अब इसको इधर लेके आकर मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.85 into 10 to the power -12। यह आपका रिलेटिव निकलने मतलब है परमिटिविटी ऑफ वाटर निकल जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। तो अगर देखा जाए वाले वाटर जो हो रहा है ना एप्सिलॉन नॉट के कितना गुना है 10 टाइम्स है, ठीक है, यानी 10 गुना ज्यादा 10 टाइम्स कितना है एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है, यानी एप्सिलॉन यानी वाटर का परमिटिविटी जो ना एयर के परमिटिविटी से कितना गुना ज्यादा है 10 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब परमिटिविटी 10 गुना ज्यादा होगा तो फोर्स 10 टाइम्स कम होंगे, परमिटिविटी का 10 गुना ज्यादा होगा भाई, परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम, तो परमिटिविटी अगर 10 गुना ज्यादा होगा तो फोर्स तो 10 गुना कम होना चाहिए, इसलिए हम ER बराबर एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। तो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फोर्स का भी वैल्यू निकलना चाहिए, F नॉट का भी वैल्यू निकलना चाहिए। तो आइए F नॉट का वैल्यू निकालते हैं, F नॉट कितना के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं F नॉट तो F नॉट के बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर एक मान लेते हैं। अगर वही कोई मीडियम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर। दोनों को जब डिवाइड करेंगे F नॉट बाई F m के बराबर डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यह या तो सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो गया F नॉट जो गया F m के बराबर हो गया एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है एप्सिलॉन r के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हमको फोर्स किसी मीडियम का फोर्स चाहिए तो किसी मीडियम का फोर्स कितना निकल सकता है, इसको उधर भेज दीजिए F नॉट बाई E R, ठीक है, यानी किसी मीडियम का फोर्स निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं F नॉट बाई F m बाई F नॉट बाई रिलेटिव परमिटिविटी, यह आपका रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। और उसी रिलेटिव परमिटिविटी का हम फोर्स भी निकाल सकते हैं, परमिटिविटी ऐसा ही फोर्स ऑफ एनी मीडियम is equal to force of free space by relative permittivity, ठीक है, यही आपका था। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन आपको पूछेगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछ लेगा एग्जाम में। डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, चलिए फोर्स बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
हमको रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए तो इसको इधर भेज दीजिए। क्या बनेगा 1/4 नीचे यानी 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता इसलिए हम एफ लिखेंगे और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट फोर्स का डायमेंशन जो होता है MMT-2 MMT-2। Q1 का जो डायमेंशन देखिए I इक्वल टू होता है Q/T, तो Q इक्वल टू क्या होगा I इंटू T। I का जो डायमेंशन करने मतलब डायमेंशन होता है A होता है और T का डायमेंशन क्या होता है T होता है, ठीक है, एंड टाइम का डायमेंशन T होता है। तो आपका एक Q का डायमेंशन कितना निकल रहा है 8T, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 80 का स्क्वायर हो जाएगा, तो नहीं होगा। यहाँ पे रेडियस है तो रीजन लेंथ के बराबर, तो आपका L के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट जो होगा तो अगर इसको ऊपर भेजते हैं तो M-1 L 1 और 2 3 हो जाए तो ऊपर -3, T ऊपर जा रहे हैं -2 हो जाएंगे, -2 +2 होंगे, अब पहले से 1 +2 है ही है तो +4 होंगे और A का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। यही आपका डायमेंशन होगा किसका रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है। तो यह आपका कूलम्ब्स लॉ था। अब इसी कूलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ। तो आइए बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं अपने पास Q1 एक चार्ज है, एक अपने पास Q2 चार्ज है, ठीक है। अब इतना तो मालूम है कि इस पे फोर्स होता है इसी के लाइन ज्वाइनिंग पे होगा, इस पे होगा F2 ड्यू टू 1 F1 ड्यू टू 2 होगा ना। और चलिए इसके बीच के डिस्टेंस को मॉड r मान लेते हैं, ठीक है, मॉड r मान लेते हैं। हमें वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो वेक्टर फॉर्म के मान लेते हैं 11th क्लास में पढ़े होंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट यह है और एक पॉइंट मेरे पास यह है, इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। अगर हमको Q2 से Q1 तक जाना होता है तो इसके बीच का डिस्टेंस कहने मतलब Q2 से Q1 के बीच जाना होता है, इसके बीच जैसे R21 तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते थे कि R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2। अगर हमको Q1 से Q2 तक आना होता था यानी R1 से R2 तक आना होता था तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे R2 माइनस R1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल करते थे। वही मेरे पास दो पॉइंट का चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है। तो अगर मेरा डायरेक्शन यह हो यानी Q1 से Q2 का डायरेक्शन हो तो इसको हम एक मान लेते हैं, इसको फाइनल मान लेते, इसको इनिशियल मान लेते। चलिए ये दो है मेरा एक है तो क्या होगा R2 माइनस के R2 माइनस R1 R2 माइनस R1। अगर डायरेक्शन मेरा यह होता है Q2 से Q1 के बीच होता है तो मेरा क्या होगा इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट R1 माइनस R2 R1 माइनस R2, ठीक है। तो हम जानते हैं कि F जो होता है ना K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो केवल हमारे पास मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे हमारे पास केवल मैग्नीट्यूड है और वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए हमको डायरेक्शन भी चाहिए। चलिए पहले हम इस फोर्स को निकालते हैं F12 का। तो डायरेक्शन पता करने के लिए वेक्टर में डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम किससे डायरेक्शन मालूम करते थे यूनिट वेक्टर से। किससे मालूम करते थे यूनिट वेक्टर जो होता था डायरेक्शन ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर F12 की बात करें तो मेरा डायरेक्शन यहाँ हो रहा है यानी R1 माइनस R2 का हमें क्या चाहिए यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर इसका हम कैसे निकालेंगे F12 जो होगा K Q1 Q2 बाई मॉड का R स्क्वायर, ठीक है, मॉड माने तो मॉड का R स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या होगा डायरेक्शन ऑफ इतना यानी R1 माइनस R2 का डायरेक्शन और इसी का मैग्नीट्यूड यानी R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड सॉरी मॉड निकालेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं R1 माइनस R2 तो R के ही बराबर है
मॉड आर के ही बराबर है। तो अगर हम बात करें R1 माइनस R2, यह बराबर होगा, ऊपर वाला भी तो उतना ही के बराबर होगा, R2 माइनस R1, यह होगा मॉड आर के बराबर। ठीक है, यह पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, मॉड आर के बराबर। तो क्या मॉड आर के जगह पे इतना वैल्यू रख दें, यानी F12 बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बाई मॉड आर के जगह कितना रखेंगे, R1 माइनस R2 का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या बच रहा है आपको, R1 माइनस R2, ठीक है, बाई में कितना हो गया, R1 माइनस के R2 का मॉड। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना है, F12 जो होगा K Q1 Q2 बाई कितना होगा, स्क्वायर है या एक है, तो कितना टोटल कितना हो गया, R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और एक मेरे पास कितना बच गया, R1 माइनस R2। ठीक है, यही आपका वेक्टर फॉर्म है। तो ये तो डायरेक्शन आपका किसका था, जब हम चार्ज 2 से 1 के बीच जा रहे थे, तो F12 जब जा रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के, तो हमारे पास इतना निकल जा रहा है। ठीक है, जब उधर गए तो जाहिर सी बात है, जब हम इस डायरेक्शन के निकालेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन निकालेंगे, तो क्या लिख देंगे, K Q1 Q2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, R1 माइनस R2 यानी 1 से 2 जा रहा है, इसमें 2 से 1 जा रहा है। ठीक है, तो R2 माइनस R1, ठीक है, इसका मॉड कितना हो जाएगा, Q, और डायरेक्शन हो जाएगा R2 माइनस R1। यही आपका वेक्टर फॉर्म था। वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को ऐसे ही प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों फॉर्म में हम प्रूव कर दिए हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, इसलिए हम डिफरेंस बता रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से सेम ही था। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर M1 और M2 के बीच पढ़े थे इसका फोर्स, तो हमारा क्या आया था, F बराबर G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े हैं, Q1 Q2 के बीच की फोर्स हम पढ़े हैं, तो क्या F जो होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से सिमिलर, मिलता जुलता है। सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों में रेडियस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। अगर यहाँ पे मास रख दे रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यहाँ पे मास के जगह हम चार्ज रखे हैं, तो चार्ज भी फोर्स क्या है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज के बराबर है। तो कुछ मिलता जुलता है, तो कुछ सिमिलरिटी तो है, इसलिए हम दोनों को साथ में दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, एक साइड में हमारा किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स का हो गया। ठीक है, अब दूसरा है मेरा किसका डिफरेंस बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो देखिए देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का जो होता है वो कितना होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर। और इसका बात करें तो कितना के बराबर होता है, ये आपका होता है G M1 M2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जिसमें इसका k का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। इसका अगर g का वैल्यू देखा जाए तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के बराबर होता है। बस दोनों में अंतर क्या है कि k का वैल्यू जो होता है वह डिपेंड्स करता है मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ठीक है, यह मीडियम पे डिपेंड करता है, और g का वैल्यू जो मीडियम पे डिपेंड ना करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ठीक है, यह मीडियम पे डिपेंड ना करता है। पहला तो डिफरेंस क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का देखा जाए तो इससे पॉजिटिव भी, इसमें अट्रैक्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है। लेकिन इसमें अगर बात की जाए
केवल आपका इसमें अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल अट्रैक्शन होता है। तो जाहिर सी बात है जब अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे। इसमें अट्रैक्शन हो रहा है तो केवल आपका पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, ठीक है, केवल आपका पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इसके मुकाबले थोड़ा स्ट्रांग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले स्ट्रांग होता है या आपका वीक होता है, वीक होता है, ठीक है। यही आपका डिफरेंस था ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं बात करूंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।